नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर अभी समझाता हूँ आपको क्या है। देखो, आगे के मेथड्स पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी होंगी, और वो चीज़ें क्या हैं ये समझना। देखो, मानकर चलो आप न्यूमेरिकल करोगे इस चैप्टर के, अब आपका कोई ना कोई तो आंसर आएगा, 1, 2, 50, 0 कुछ तो आएगा। तो जैसे ऐसा नहीं होता कि भाई इस बच्चे की इतनी परसेंटेज बनी, भाई कोई बच्चा 20% लेकर आया तो किस कैटेगरी में? भैया फेल की कैटेगरी में। ये बच्चा 40% लेकर आया, ये भी फेल बराबर ही, बस फेल नहीं हुआ, थोड़ा पास वाली कैटेगरी में। पास तो ऑलमोस्ट 36 से ऊपर सभी है। फिर हमने देखा 60% का बच्चा, उसको हमने एवरेज कैटेगरी में डाल दिया, मतलब फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक ठाक है। 80 वाला आया, अबव एवरेज की कैटेगरी में डाल दिया। 90% का आया, इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि जो भी हमारा आंसर आता है उसको हम एक पर्टिकुलर उसकी एक कैटेगरी देते हैं, नहीं देते। ऐसे ही जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उन आंसर्स की हमको एक पर्टिकुलर कैटेगरी देनी होगी। वो हम कैटेगरी समझते हैं, हम डिग्री समझते हैं, श्रेणी जिसको हम बोलते हैं श्रेणी, कि ये अगर आंसर आया तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये अगर आंसर आया तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्री बोल लो, कैटेगरी बोल लो, ठीक है। यानी कि इलास्टिसिटी मेज़र करने की कैटेगरी क्या है, डिग्री क्या है, हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो देखो, अब अगर हम डिग्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहली डिग्री है यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि पूर्णतः लोचदार मांग, ठीक है, पूर्णतः लोचदार मांग। अभी इलास्टिक का मतलब समझा देता हूँ। इलास्टिक का मतलब होता है जिसमें चेंजेस ज़्यादा होते हैं, जो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? पूर्णतः लोचदार मांग, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इसके डायग्राम कैसे बनेंगे? देखो, हम ना इस वाले केस में प्राइस को कांस्टेंट रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं? प्राइस को कांस्टेंट, ठीक है। कि ये प्राइस पर, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक। डिमांड कर्व ये बन गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें नहीं पता कि इतनी प्राइस पर डिमांड इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, ये होगी या इससे भी आगे। क्यों? आप सोचो, एक 10 रुपये का मान लो मैगी का पैकेट है, आज आपने कंज्यूम किया तो आप क्या कह सकते हो? डिमांड बढ़ी होगी या नहीं? या मान लो आपने आज कंज्यूम कर लिया, आज उसको खा लिया मार्केट से ख़रीद के, कल आपने मैगी नहीं खरीदी, तो अब आप क्या कहोगे? डिमांड बढ़ी कि कम हुई? आप कहोगे सर डिमांड कम हो गई। लेकिन आप अकेले हो क्या मार्केट डिमांड को चलाने वाले? अकेले नहीं होना। हो सकता है कि कल जब आपने मैगी खाई थी तो 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने कल मैगी नहीं खाई, और आज जब आपने मैगी नहीं खाई तो 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैगी खा ली। तो आप प्राइस सेम है, 10 रुपये ही है प्राइस, तो क्या आप गारंटी से कह सकते हो कि प्राइस मतलब डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? अब मैं यही कहता हूँ कि आज आपने मैगी कंज्यूम करी 10 रुपये के हिसाब से, कल मैगी के दाम हो गए 8 रुपये, यानी कि मैगी की प्राइस कम होकर कितनी हो गई? 8। अब आप क्या कह सकते हो? डिमांड बढ़ी होगी नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ी होगी, क्योंकि प्राइस कम हुई है तो डिमांड क्या हुई होगी? बड़ी होगी। क्लियर सी बात है। लेकिन ये तो आपने इसलिए बता दिया ना कि प्राइस कम हुई है और डिमांड बढ़ गई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्राइस कांस्टेंट है तो आप बताओ डिमांड बढ़ेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कितनी होगी? कुछ कह सकते हो क्या? नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अगर हल्का सा भी हमने प्राइस को बढ़ा दिया ना तो हो सकता है डिमांड क्या आ जाए? 0, क्योंकि मार्केट में इसके कम्पिटिटिव गुड्स भी तो मिलते होंगे। मैगी के अलावा और भी तो नूडल्स हैं मार्केट में। अगर मैगी के दाम ज़्यादा बढ़ गए, अब देखो जो कस्टमर्स को सिर्फ मैगी ही खानी है उनकी तो बात अलग है, लेकिन अगर मान लो सिर्फ नूडल के नाम से बिक्री हो रही होती कि ये भी नूडल है वो भी नूडल है, अगर एक नूडल के दाम बढ़ जाते तो बाकी उसकी डिमांड, उसके जो सारे कस्टमर्स हैं वो कहाँ चले जाते? दूसरे नूडल्स पर चले जाते। उसकी डिमांड क्या हो सकती थी? 0 हो सकती थी। मैं गारंटी
गारंटी से नहीं कह रहा हूँ, हो सकती थी 0। तो बात समझने वाली यहाँ पर ये है कि अगर प्राइस चेंज नहीं हो रही, अगर प्राइस क्या है कांस्टेंट, तो तुम गारंटी से ये नहीं कह सकते हो कि डिमांड बढ़ी होगी या डिमांड कम हुई होगी, क्योंकि प्राइस क्या है कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसकी डिग्री कैसे निकलेगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि मांग का अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है, बटे में प्रतिशत परिवर्तन बोल लो, अनुपातिक परिवर्तन बोल लो, बटे में कीमतों का प्रतिशत परिवर्तन, यही होता है। यानी कि ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि ऊपर डिमांड का चेंज और नीचे प्राइस का चेंज। अच्छा जी, डिमांड में चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? Q1, Q2, Q3 डिमांड में तो चेंज हो रहा है ना। तो हमने ये माना कि मान कर चलो कि डिमांड में लगभग 10% का चेंज है, मान लिया। प्राइस क्या है? प्राइस तो कांस्टेंट है। क्या प्राइस में कोई चेंज है? नहीं है। तो प्राइस क्या है? प्राइस का चेंज क्या है? 0। पहले भी 10 थी, अब भी 10 है, तो प्राइस का चेंज क्या है? 0। अब जब डिनोमिनेटर में 0 आता है, यानी कि नीचे जब 0 आता है ना, तो आंसर आता है इनफाइनाइट। क्या आता है? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब यहाँ जो डिग्री बनी वो कैसी बनी है? इनफाइनाइट। कैसी बनी है यहाँ वाली डिग्री? इनफाइनाइट। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, चलो अब अगर हम चलते हैं दूसरी वाली कैटेगरी पर, दूसरी कैटेगरी पर हम चले तो दूसरी कैटेगरी है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या है दूसरी कैटेगरी? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, जहां पर चेंज बिल्कुल भी ना हो। अच्छा एक बात बताओ, चेंज यहाँ डिमांड में तो था, प्राइस में तो नहीं था, तो हमने इसको परफेक्टली इलास्टिक क्यों बोला? क्योंकि हम इस चैप्टर में चेंज देखना चाहते हैं हमारी डिमांड में। तो बाकी फैक्टर में चेंज हो या ना हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी डिमांड में चेंज हो रहा है या ना हो रहा इससे हमें फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ डिमांड में इतना चेंज था जिसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने उसको क्या बोला? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब हम जो डायग्राम पढ़ने वाले हैं वहाँ वो कैटेगरी होगी जहाँ उसकी डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। देखो ये है हमारा डिमांड कर्व और ये है क्वांटिटी। अब सुनो, नमक की थैली 20 रुपए की आ रही थी, आप इतनी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है जी। अब नमक हो गया 100 रुपये किलो। कितना हो गया? 100 रुपये किलो। 5 गुना प्राइस बढ़ गई। तो अब तक अगर आप एक कटोरी में थोड़ा चुटकी भर नमक डाल रहे थे, तो अब भी तो एक ही चुटकी नमक डालोगे या कम कर दोगे या खाना बंद कर दोगे? नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना। तो इसका मतलब डिमांड में क्या चेंज हुआ? यानी कि प्राइस बढ़ गई, फिर भी डिमांड क्या रही? उतनी। और मानकर चलो कि वो 100 से कम होकर होगी अब 2 रुपये किलो, नमक के दाम हो गए 2 रुपये किलो। तो अब क्या एक कटोरी सब्जी के अंदर मुट्ठी भर के नमक खाओगे? नहीं, तो भी नमक उतना ही खाया जाएगा। इसका मतलब प्राइस ज़्यादा हुई या प्राइस कम हुई, हमने क्वांटिटी क्या रखी? सेम। ऐसे गुड्स हैं यहाँ पर जिसकी हमने क्वांटिटी बेसिकली क्या रखी? सेम रखी। जनरली नेसेसिटी गुड्स को हम इस कैटेगरी में डाल देते हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, प्राइस बढ़ने पर भी हम उनकी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो प्राइस कम होने पर भी नमक का कंजम्पशन हमने उतना ही किया जितना हम पहले करते थे। इसका मतलब प्राइस में तो चेंजेस हुए लेकिन हमारी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हुए। अब इलास्टिसिटी की फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ जी, तो डिमांड पहले भी इतनी थी, बाद में भी इतनी थी, उसके बाद भी इतनी थी, यानी कि क्या डिमांड में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। अब जब डिमांड में कोई चेंज नहीं है तो 0। प्राइस में चेंज है या नहीं? कुछ भी मान लो 10% का चेंज है, लेकिन जब न्यूमरेटर में 0 होता है, ऊपर जब 0 है तो आंसर क्या आएगा? 0। यानी कि यहाँ इलास्टिसिटी की डिग्री क्या बनी? 0। कौन सी? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। कौन सी कैटेगरी है ये? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर है वाली बात? तो देखो, जब परफेक्टली इलास्टिक थी
तो हमारी आंसर की कैलकुलेशन नहीं हो रही थी, इनफाइनाइट चल रहा था, अनंत चल रहा था। लेकिन जब परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि पूर्ण तरह से बेलोचदार, यानी कि मांग में, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो हमारी ईडी की डिग्री कौन सी बनी? 0। अब अगर आपका आंसर 0 आता है कैलकुलेशन के टाइम, तो आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे उसको? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में। किस में डालोगे? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, चलिए ये दूसरी कैटेगरी भी कंप्लीट हुई हमारी। दो कैटेगरीज यानी कि 2 डिग्रीज हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड डिग्री है यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, देखो ये डिमांड कर, इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी, ये रही प्राइस। अब ये प्राइस हमने कर दी कम, अब देखो ये वो कैटेगरी है कि जिसमें जितना प्राइस में चेंज होगा ना, उतना ही किस में चेंज होगा? डिमांड में। ठीक है, जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही चेंज किस में होगा? डिमांड में। यानी कि फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस का चेंज 10% का है तो डिमांड का भी कितने परसेंट का होगा? 10% का। तो आंसर आया ए। यानी कि ये वो कैटेगरी है जहाँ पर इलास्टिसिटी की डिग्री क्या आएगी? 1। इलास्टिसिटी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका आंसर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ये है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एक खास बात ये है कि इस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को, इस कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व भी बोलते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व का मतलब ये है कि इस कर्व के नीचे का एरिया, यानी कि इस पॉइंट पर अगर एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, यानी कि ये, और इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हो, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये वाली चीज़ हम कॉस्ट वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बेसिकली कॉस्ट वाले चैप्टर में आपको कैलकुलेशन के बेसिस पे ये चीज़ समझा दी जाएगी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ठीक है, क्लियर है वाली बात? अच्छा, 3 डिग्रीज यहाँ पर हो गई है। हम चौथी डिग्री पर चलते हैं। फोर्थ डिग्री है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। फोर्थ डिग्री कौन सी है? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। इसका डायग्राम देखिएगा। ये हमारा डिमांड का, ठीक है, थोड़ा फ्लैट बनाया है। ये प्राइस, ये क्वांटिटी। ठीक है, ये प्राइस हमने कम कर दी, क्वांटिटी तो बढ़नी थी। अब प्राइस हुई है इतनी और डिमांड में चेंज हुआ है इतना। किस में चेंज ज़्यादा है? प्राइस में है या डिमांड में है? यानी कि अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको क्या लगता है प्राइस में कितने परसेंट का चेंज होगा? मान लेते हैं कि प्राइस में चेंज होगा 10% का। ठीक है, प्राइस में कितने का चेंज होगा? 10% का चेंज होगा। डिमांड का चेंज आपको 10 से ज़्यादा नज़र आ रहा है या कम? क्लियर, 10 से ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। मान लेते हैं 20% का चेंज, तो आंसर कितना आया? 2। इसका मतलब आंसर आया 1 से ज़्यादा। आंसर क्या आया? 1 से ज़्यादा। और जब ऐसा होता है कि आंसर क्या आएगा? 1 से ज़्यादा आएगा, तो हमारी कैटेगरी बनेगी ये।
इकाई से ज़्यादा लोचदार, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है इकाई से ज़्यादा लोचदार, यानी कि जब आंसर हमारा एक से ज़्यादा है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा ना, ईडी की जो वैल्यू आएगी वो किससे ज़्यादा आएगी, एक से ज़्यादा जब आएगी ना, तो वो इस कैटेगरी में जाएगा मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इकाई से ज़्यादा लोचदार में। तो ये वाला टॉपिक भी अपना यहाँ पर, ये वाली डिग्री भी अपने यहाँ पर कंप्लीट होती है। इकाई से ज़्यादा लोचदार की डिग्री है, यानी कि मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। जब भी आपका आंसर एक से ज़्यादा आए तो आप इस कैटेगरी में डालोगे। एक आ रहा है तो इकाई के बराबर, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक। ज़ीरो आ रहा है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार। और अनंत यानी कि इनफाइनाइट आ रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः लोचदार। और लास्ट कैटेगरी यहाँ पर फिफ्थ कैटेगरी बनती है, वो हम देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ कैटेगरी कौन सी होगी। देखो फिफ्थ कैटेगरी यहाँ पर है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इकाई से कम लोचदार। कैसा, इकाई से कम लोचदार। इसका फॉर्मूला देखना और डायग्राम देखो इसका। पहले तो वो कर्व हमने ना कुछ ज़्यादा ही फ्लैट बना दिया था, इससे पहले वाला जो हमने बनाया मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, वो हमने कुछ ज़्यादा ही फ्लैट बना दिया था। अब हम इसको थोड़ा सा स्टीप बनाने वाले हैं, ऐसा। ठीक है, देखो ये प्राइस, ये क्वांटिटी। जैसे ही मैंने प्राइस बढ़ाई तो क्वांटिटी क्या हो गई, कम। वो तो होनी थी, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा चेंज किस में नज़र आ रहा है, प्राइस में या डिमांड में? किस में चेंज नज़र आ रहा है, प्राइस में या डिमांड में? फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं प्राइस का चेंज इसमें 10% का मानूँ तो डिमांड का चेंज 10 से ज़्यादा है कम है? ऑब्वियस है, दिख रहा है कि क्या है, कम। मान लो 5% का है, तो आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, 0.5। 0.5 का मतलब एक से छोटा, यानी कि इलास्टिसिटी की डिग्री क्या ही है, एक से कम, यानी कि इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1। यानी कि जब भी आपका आंसर एक से कम आएगा तो आप इस कैटेगरी में रहेंगे, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इकाई से कम वाली कैटेगरी में। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है ये वाली बात? इकाई से कम वाली कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक की कैटेगरी में। ठीक है, चलो तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये 5 डिग्रीज हैं जो कि हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। 5 डिग्रीज है बेसिकली, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। 5 कैटेगरीज हमने पढ़ी, ठीक है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं एक बार लिख देता हूँ। वो 5 कैटेगरीज हैं यहाँ पर। ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट का मतलब जब हमारा आंसर इनफाइनाइट आए तो ये कैटेगरी है परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः लोचदार, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है ईडी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जब मांग में, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज ना हो। ये वो कैटेगरी जब आपका आंसर ज़ीरो आएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार। तीसरी कैटेगरी ईडी इक्वल्स टू 1, यानी कि जब हमारा आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इकाई के समान। इसके बाद है ईडी ग्रेटर देन 1, यानी कि वो कैटेगरी है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि जब आपका आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। और इसके बाद है ईडी लेस देन 1, यानी कि जब आपका आंसर 1 से कम आएगा। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इकाई से छोटा। क्लियर है ये वाली बात?
क्लियर होने वाली बात, कोई दिक्कत इस चीज़ में? ठीक है। अच्छा, ये जो इकाई से बड़ा और इकाई से छोटा वाला है ना, मोर देन और लेस देन, इसका एक कॉमन डायग्राम बनाकर देखते हैं अपन। देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन ये बनता है कि फ्लैटर कर्व में डिग्री ज़्यादा क्यों होती है और स्टीपर कर्व में डिग्री कम क्यों होती है, यानी कि यहाँ डिग्री ज़्यादा क्यों और यहाँ डिग्री कम क्यों है। तो देखो हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमने कर्व बनाया फ्लैट, ठीक है, और ये हमने कर्व बनाया स्टीप। दो कर्व बना दिए। एक जहाँ इनका कॉमन पॉइंट है ना, जहाँ दोनों बराबर, एक प्राइस लो वहाँ से और एक क्वांटिटी लेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्राइस करेंगे कम। अब हम प्राइस क्या करेंगे? कम करें। तो देखो हमने प्राइस कर दी कम। अब देखो जैसे प्राइस हमने कम की तो हमारे सामने इस कर्व से अलग क्वांटिटी आई और इस कर्व से अलग क्वांटिटी आई। जब हमने प्राइस को कम किया तो ये जो स्टीप वाला कर्व था, इसमें डिमांड में इंक्रीज तो हुआ, लेकिन डिमांड का इंक्रीज़ है कम और प्राइस का डिक्रीज़ है ज़्यादा, यानी कि प्राइस में, कीमतों में परिवर्तन है ज़्यादा, प्राइस में चेंज है ज़्यादा और डिमांड में चेंज है कम। और अगर हम इस प्राइस के चेंज को इस वाले कर्व के बेसिस पे देखें तो प्राइस में तो चेंज इतना हुआ, लेकिन डिमांड में जो चेंज हुआ है ना, वो क्या हुआ है? ज़्यादा। क्या हो गया? वो क्या हुआ है? ज़्यादा। यानी कि इस वाले कर्व में अगर हम देखें, अब तो देखो बिल्कुल कॉमन पॉइंट से बना है, अगर हम इस वाले कर्व में देखें तो डिमांड का चेंज क्या है? ज़्यादा। यानी कि इस वाले कर्व की इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1 और इस वाले कर्व की इलास्टिसिटी है लेस देन 1, क्योंकि प्राइस में दोनों के लिए ही सेम चेंज किया है, लेकिन प्राइस में चेंज होने के कंपैरिजन में इस वाले कर्व में डिमांड में चेंज हुआ कम और इस वाले कर्व में डिमांड में चेंज हुआ है ज़्यादा। क्लियर है? ये इनका कंबाइंड डायग्राम। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद की आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस के।